दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि थाईलैंड की अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए, आप वहां पर काम कर रहे हैं और अब आप वहीं पर बसना चाहते हैं, आपने शादी कर ली है और आपकी पूरी फैमिली अगर वहां पर रह रही है, तो आप चाहेंगे कि आप वहीं पर रहें, वहीं की सिटीजनशिप लें। तो उसके लिए क्या क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखे हुए हैं और कैसे कैसे इसकी पूरी प्रोसीजर होती है, क्या क्या देखा जाता है, इस सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि थाईलैंडिश जो सिटीजनशिप है वो जितनी लगती है उतनी आसान है नहीं। बड़े बड़े देशों की सिटीजनशिप की प्रोसीजर जितनी मुश्किल नहीं होगी, उतनी या मैं कहूं उससे ज्यादा मुश्किल प्रोसीजर जो है वो थाईलैंड की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ कुछ उनके क्राइटेरिया ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा सख्त हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं वहां पर काफी समय तक रह चुका हूं, वहां पर मेरे पास एक स्टेबल जॉब है, मैं अपने फैमिली को अच्छी तरीके से पाल सकता हूं वहां पर, और अगर आपने ये तय ही कर लिया है कि मुझे वही की सिटीजनशिप चाहिए, तो फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप वो पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले होने चाहिए। अगर आप 18 साल से कम के उम्र के हैं तो आपको अडल्ट का दर्जा नहीं मिलेगा, फिर आपको माइनर का दर्जा मिलेगा, और फिर आपको किसी आपके लीगल गार्डियन या पेरेंट के साथ मिल करके अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको थाईलैंड के अंदर कम से कम 5 साल तक रहना पड़ेगा किसी भी एक टाइप के वीसा के ऊपर। इसी के साथ साथ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जरूर देखा जाएगा, जो कि पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। पुलिस के साथ कहीं भी आपका अगर प्रॉब्लम हुआ है आपके कंट्री में या थाईलैंड में, तो भी इसका असर जो है वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर पड़ सकता है, आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है वो आपको थाईलैंड के अंदर एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, आपके पास कोई आपका बिजनेस या हम कहें कि नौकरी होनी चाहिए, और उसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। आपको थाईलैंड की जो लैंग्वेज है उसको बोलना और लिखना आना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। एक और उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है वो ये है कि आपको थाईलैंड का जो नेशनल एंथम है वो पूरा गा करके सुनाना पड़ेगा वहां पर। जब आप एप्लीकेशन देने जाएंगे तब आपका पूरा एक इंटरव्यू टाइप होगा, और तब आपको पूरा का पूरा थाईलैंड का नेशनल एंथम गा करके सुनाना पड़ेगा। इसके अलावा इनकी जो है वो एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम उन्होंने डेवलप की है वहां पर। तो आपको अलग अलग चीजों के लिए पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आप महीने के कितने कमा लेते हैं, आपको थाईलैंडिश लैंग्वेज का कितना ज्ञान है, इसके हिसाब से आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब ये पॉइंट जो है वो टोटल 100 होते हैं, और आउट ऑफ 100 आपको कम से कम 50 पॉइंट तो लाने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन आगे चला जाए। तो इसके लिए ये बात जरूरी है कि आपको इनके बेसिक्स जो है वो आते हों। अब ये पॉइंट कौन से बेसिस पर ज्यादा दिए जाएंगे, कौन से बेसिस पर कम दिए जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको आगे बता ही दूंगा। तो दोस्तों ये जो सारी मैंने कंडीशंस आपको बताई, इनमें कुछ थोड़ी बहुत छूट आपको मिल सकती है कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो वो सर्कमस्टांसेस कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी हैं या पति हैं जो कि थाईलैंड के सिटीजन हैं, या आप कोई ऐसे हैं जिनके माँ बाप में से कोई थाईलैंड के सिटीजन है, तो फिर आपको ये जो क्राइटेरियाज हैं उनमें थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी थाईलैंड की महिला के शोहर है या पति हैं, तो फिर आपको इसमें थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपने पहले थाईलैंड की सिटीजनशिप पा रखी थी, लेकिन अब कुछ कारणवश आपने उसको गिव अप कर दिया है और अब आप उसको वापस पाना चाहते हैं, तो फिर इन सारे कंडीशंस के अंदर जो है, शर्तों के अंदर आपको थोड़ी बहुत ढिलाई मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी ड्यूटी की है जिससे कि थाईलैंड इस कंट्री को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचा है, तो भी आपको छूट मिल सकती है। तो छूट क्या कहां तक मिल सकती है, तो ये जो यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम 5 साल थाईलैंड के अंदर रहना पड़ेगा, और उसका एक प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आप 5 साल तक कंटिन्यूअसली थाईलैंड के अंदर रहे हैं। ये नॉर्मल केस में होता है। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल की जगह पर 3 साल अगर आप वहां पर रहे हैं तो भी काम चल सकता है। और तो और अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंटशिप भी नहीं है, तो भी आप 3 साल तक किसी दूसरे वीजा के ऊपर वहां पर रहे हैं और उसको आपने बार बार रिन्यू किया है, और उसका पूरा रिकॉर्ड अगर आप दिखाते हैं,
तो फिर आपको ये सिटीजनशिप पाना थोड़ा सा आसान जरूर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उस पूरे पॉइंट सिस्टम की कि कौन से कैटेगरी में ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में है तो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तो बड़े ताज्जुब की बात है, बाहर के जो कंट्रीज है वहां पर अगर आप हम कहें कि 18 टू 40 के ब्रैकेट में है तो आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन थाईलैंड के अंदर ऐसा नहीं है, थाईलैंड के अंदर थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर अगर आप 40 से 50 साल के बीच वाले हैं तो आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा एजुकेशन में अगर बात की जाए तो अगर आपके पास पीएचडी लेवल की डिग्री है तो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। जाहिर सी बात है, उसके नीचे जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, उनको उससे थोड़े कम पॉइंट मिलेंगे। जिनके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री है उनको उससे भी कम पॉइंट मिलेंगे। तो ये एजुकेशनल क्राइटेरिया के अनुसार सेट होगा कि आपका कितना है एजुकेशन। इसके अलावा आपका मंथली इनकम जरूर देखा जाएगा। जितना ज्यादा इनकम होगा आपका, जितना हाई इनकम होगा, उतने ही ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। जो व्यक्ति थाईलैंड के अंदर सबसे ज्यादा समय तक रहा है, सबसे लंबे समय तक रहा है, उसको यहाँ पर पॉइंट सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। तो कोई व्यक्ति अगर 5 साल की जगह पर 7 साल रहने के बाद अप्लाई करता है तो जाहिर सी बात है उसको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे जो आदमी 5 साल तक वहां पर रहा है उसके मुकाबले। इसी के साथ साथ अगर आप वहां पर बहुत लंबे समय तक रहे हैं और आपका हाउस रजिस्ट्रेशन बुक में नाम है तो भी आपको अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा आपका थाई लैंग्वेज का कितना नॉलेज है ये भी यहाँ पर जरूर चेक किया जाएगा। जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतने ही ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। थाईलैंड इस देश के बारे में आप कितना जानते हैं, उस देश के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके पॉलिटिक्स के बारे में आप कितना जानते हैं, इसके हिसाब से भी आपके पॉइंट कम ज्यादा हो सकते हैं। पर्सनालिटी आपकी कैसी है, तो वहां के जो ऑफिसर्स होंगे वो ये जरूर देखेंगे कि आप किस तरीके से वहां पर पेश आ रहे हैं, आपने कपड़े किस तरीके के पहने हुए हैं और आपके बात करने का ढंग कैसा है, ये जरूर वहां पर परखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप कोई हम कहें कि इनअप्रोप्रिएट कपड़े पहन करके वहां पर जा रहे हैं और हाथ में सिगरेट पकड़ रखी है या कुछ शराब पी रहे हैं, ऐसी हालत में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जितने ज्यादा आप वेल बिहेव्ड होंगे, जितने टिप टॉप कपड़े आप पहन के जाएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं एक लंबी फहरिस्त की कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैं ये पूरी लिस्ट ही आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तो सबसे पहली बात, आपके पासपोर्ट की कॉपीज लगेंगी और इसके अंदर पूरे पासपोर्ट की जितने भी पेजेस हैं उन सभी की कॉपीज आप जरूर जोड़ दीजिएगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ लीगल एज सर्टिफाइड बाय योर एम्बेसी एंड ट्रांसलेटेड इनटू थाई। तो बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि आप वहां पर फॉर्म भर रहे हैं एडल्ट के तौर पर, यानी कि आप 18 साल से ज्यादा के हैं। तो ये उनको प्रूफ चाहिए कि ये व्यक्ति वाकई में 18 साल से ज्यादा की है। तो आपके देश में जो थाई एम्बेसी होगी वहां पर जाकर के आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसको साक्षांकित करवाना पड़ेगा यानी कि लीगलाइज करवाना पड़ेगा और थाई लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट यानी कि ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा। तो वो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो वहां पर दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा 5 कॉपीज लगेंगी रेसिडेंट सर्टिफिकेट की, 5 कॉपीज लगेंगी एलियन बुक की, 5 कॉपी लगेगी हाउस रजिस्ट्रेशन की, 5 कॉपी लगेगी आपके वर्क परमिट की। इसी के साथ साथ एविडेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द एप्लीकेंट एंड एनी चिल्ड्रन। आपने अगर कोई फॉरेन कंट्री से पढ़ाई पूरी की है तो उसका भी एक लीगलाइज होना चाहिए, उसको भी आपको साक्षांकित करवाना पड़ेगा आपके रेलेवेंट अथॉरिटीज से, जहां से भी आपने वो डिग्री या सर्टिफिकेट पाया है वहां के अथॉरिटीज से आपको इसे साक्षांकित करवाना पड़ेगा। इसके अलावा लेटर कंफर्मिंग एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट वगैरह है या आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको वहां पर देना पड़ेगा। और उस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो आपकी पोजीशन क्या है, कितने समय तक आपको काम पर रखा गया है और आपकी सैलरी कितनी है, इस सभी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा 12 आपके फोटोग्राफ्स लगेंगे, उसके लिए भी उन्होंने प्रिसाइज साइज दे रखा है। 2 इंच बाय 2.5 इंच इतने साइज के फोटोग्राफ होने चाहिए। और इसके अंदर भी फोटो कैसे होने चाहिए कि आप पूरे सूट में होने चाहिए विथ नेक टाई, और आपकी फीमेल जो है वो भी बिल्कुल पोलाइटली ड्रेस्ड होनी चाहिए। तो उसके अंदर भी उन्होंने स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखे हुए हैं।
इसी के साथ साथ प्रूफ ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द प्रीवियस 3 years, यानी कि पिछले 3 साल का आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने उस कंट्री में भरे हैं उसके प्रूफ भी दिखाने पड़ेंगे। अगर आप कोई कंपनी ओन करते हैं तो कंपनी ओनरशिप के भी प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की 5 कॉपीज लगने वाली हैं। अगर आप बाहर के देश में शादी करके यहाँ पर आए हुए हैं तो उनके यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है कॉर्रर 22, और ये आपके रीजनल लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा। ये एक रिकग्निशन है इस बात का कि आपने फॉरेन में शादी की है लेकिन अब आप यहाँ पर रह रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी लगेगी, और अगर आपने आपके बच्चे का नाम चेंज किया हुआ है तो उसके लिए भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी वहां पर देने पड़ेंगे, आपके पर्सनल आईडी कार्ड की या एलियन बुक की। और ये चीज जो है अगर आपके मैरिड पार्टनर है तो उनके लिए भी लागू होती है। इसके अलावा आपके बैंक में कितनी पैसे हैं इसका भी एक प्रूफ लगेगा, और आपके बैंक के अंदर जो है वो 80,000 बैट से कम पैसा नहीं हो सकता है। तो बैट जो है वो वहां की करेंसी का नाम है। इसके अलावा इसका भी प्रूफ लगेगा कि आपने कम से कम 5,000 बैट जो है वो डोनेशन में दिए हुए हैं, चैरिटी में दिए हुए हैं। और इसका भी उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि ये डोनेशन जो है वो काफी पुरानी वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन करना है इसकी वजह से अभी डोनेशन दे दो, ऐसा नहीं चलने वाला है। एप्लीकेशन दे जब आप कर रहे हैं उसके कम से कम 1-2 साल पहले की डोनेशन होनी चाहिए। इसके अलावा 2 वहां के सिटीजन्स की आइडेंटिटी कार्ड्स की कॉपीज लगेंगी जो कि आपके गारंटर होंगे, और वो लोग आपके रिलेटिव्स भी नहीं हो सकते हैं। कोई दूसरे व्यक्ति होने चाहिए, ऐसे 2 व्यक्ति होने चाहिए जो आपके लिए गारंटर के तौर पर अपने आईडी देंगे। और एक लेटर ये भी लगेगा जिसके अंदर ये लिखा हुआ होगा कि हम हमारे ओरिजिनल जो कंट्री है उसकी सिटीजनशिप रिनाउंस कर देंगे अगर हमको ये सिटीजनशिप मिलती है। खैर इंडिया का तो रूल ही है कि अगर आप दूसरे किसी कंट्री की सिटीजनशिप पा लेते हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप वैसे भी रिनाउंस करनी पड़ती है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको देने पड़ेंगे अगर आपको थाईलैंड का सिटीजन बनना है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी पूरी प्रोसीजर कैसे होती है, कहाँ पर एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो आपके स्पेशल डिवीजन ऑफ द पुलिस हेडक्वार्टर्स जो कि बैंकॉक के अंदर है वहां पर जाकर के ये एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। और अगर सब कुछ उनको सही लगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं ऐसा उनको लगा, तो उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएंगे, उसके बाद आपसे फीस ले ली जाएगी, और उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा जो कि होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यहाँ पर, और वहां पर जाकर के आपको एक इंटरव्यू भी अटेंड करना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा इंटरव्यू भी थाई लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट किया जाता है। उसके अंदर भी अगर आप पास हो जाएं तो आपको थाईलैंड का पूरा नेशनल एंथम सुनाना पड़ेगा। और तो और यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब कुछ सही है, और आप जहां पर आपने पता दिया हुआ है वहीं पर रहते हैं, इसका एक प्रूफ उनको चाहिए होगा। इसकी वजह से उनकी जो पुलिस फोर्स है वो कभी भी आपके घर पर आकर के ये सारी चीजें चेक भी कर सकते हैं। और अगर ये सब कुछ सही रहा तो आपको वहां पर सिटीजनशिप की ओथ लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल स्मार्टली ड्रेस करना है, मतलब पूरा सूट में जाना है वहां पर, हाथ में आपके कैंडल और फ्लावर्स होंगे और इसेंस स्टिक भी होगी। और ये मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली वहां की जो है वो रस्म है, आपको उसी तरीके से वहां पर खड़ा रहना पड़ता है। और आपको वहां पर जो है वो शपथ लेनी पड़ेगी कि थाईलैंड के जो किंग है उनके प्रति आप पूरी तरीके से निष्ठावान रहेंगे। तो थाईलैंड के अंदर किंग का राज चलता है अभी भी, यानी कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन वहां पर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के तौर पर वहां के किंग को ही देखा जाता है। और एक बार ये सब कुछ हो गया उसके बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। लेकिन खैर ये सब कुछ आपका चेक हो चुका है, आपको ओथ भी दे दी गई है, तो जनरली आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव वे में नहीं जाता है, ये सिटीजनशिप जो है वो आपको ग्रांट कर दी जाती है। अब बात करें कि ये पूरी प्रोसीजर होने के लिए कितना समय लगता है,
तो जनरली 6 महीने से लेकर के 12 महीने यानी कि 1 साल तक का भी वक्त लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आपने जैसा देखा कि टोटल 20 तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। अब इसके अंदर हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कुछ कमी वो निकालने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समय इसमें जा सकता है। तो इसकी वजह से 1 साल तो आप पकड़ करके ही चलिए, उससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है। अब बात करें कि ये पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स 18 प्लस हैं उनको 10,000 बैट्स जो है वो वहाँ पर देने पड़ेंगे। जो बच्चे हैं उनके लिए 5,000 बैट्स वहाँ पर देने पड़ेंगे, और जो सर्टिफिकेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसके लिए एडिशनल 1,000 बैट्स आपको देने पड़ेंगे। तो ये पूरी की पूरी उनकी प्रोसीजर है अगर आपको थाईलैंड का सिटीजन बनना है तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दें।